हम अभी वहीं जा रहे हैं। उसकी आवाज में न झिझक थी, न बहस की गुंजाइश, न कोई बेकार भावना। यह कोई सुझाव नहीं था, यह पहले से लिया जा चुका फैसला था। जब वे तुरंत कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, ली होयोल ने बगल में देखा और गौर किया कि ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो फिर वही ड्रामेटिक पोज मार रहा था। ऐसे समय में भी वह आदमी किसी पेंटिंग से निकला हुआ लग रहा था। क्या ये जानबूझकर कर रहा है, ली होयोल ने सोचा, या अब ये कोई पैसिव स्किल बन चुका है? उसे खुद पता भी नहीं चला और वह भी बिल्कुल वही स्टांस परफेक्टली मिरर कर चुका था। यह सोचकर पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा बेहूदी लगने लगी। फिर अचानक ली होयोल की सोच ने दिशा बदल दी। रुको, उसने सोचा, और उसका दिमाग तेजी से दौड़ पड़ा। मैजिक टावर डीमंस से लड़ रही है। इसका मतलब सब बदल गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक जंगली, लालची मुस्कान फैल गई। अगर वे सही समय पर पहुंचे तो उसके पास किल स्टील करने का बिल्कुल असली मौका था। मैं उन खूबसूरत एक्सपीरियंस पॉइंट्स को पूरा अपने लिए दबा सकता हूं, उसने भनभनाते उत्साह के साथ सोचा। उसके लिए यही लेवलिंग अपॉर्चुनिटी का सबसे शुद्ध रूप था। ली होयोल लगभग कांप रहा था जब वह ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो के और करीब झुका और उन रिवॉर्ड्स की गिनती करने लगा जो उसने अभी तक पाए भी नहीं थे। चलो अभी ऐना चलते हैं, वह जोश में बोल पड़ा। लूट उठाएंगे और जमकर कमाएंगे। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने उसकी शोर भरी लालच को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वापस निम्फ की तरफ मुड़ा। और होली टेम्पल का क्या, उसने पूछा। निम्फ विजिबली ढीली पड़ गई और उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखने लगी। कुछ नहीं, उसने धीमे से जवाब दिया। टेम्पल के बारे में एक फुसफुसाहट तक नहीं। उसके चारों तरफ फैली खामोशी अननेचुरल लग रही थी और उसे जोर से बोल देना भी जैसे हवा को और भारी कर रहा था। समझ गया, ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने कहा। उसी समय ली होयोल की इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से चेतावनी दे रही थीं। इतनी बड़ी फैक्शन ऐना से यूं ही बिना कोई निशान छोड़े गायब नहीं हो सकती थी। पूरा मामला ट्रैप की बू दे रहा था। सब कुछ बहुत सस्पिशियस था। मेरी रिपोर्ट यहीं खत्म होती है, निम्फ ने पूर्ण लॉयल्टी के साथ झुकते हुए कहा। क्या आपके पास मेरे लिए कोई और आदेश है, माय लॉर्ड, उसने पूछा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो खड़ा हुआ और उसका कोट पीछे ऐसे लहराया जैसे किसी ड्रामेटिक हवा में केप उड़ रही हो। हमें रिफ्ट के एंड तक ले चलो, उसने आदेश दिया। निम्फ ने तुरंत पालन किया। जैसा आप चाहें, लेकिन ली होयोल इस अचानक मोड़ से घबरा गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अगला कदम इतनी जल्दी आ जाएगा। रुको रिफ्ट बॉस, अभी, ली होयोल ने कहना शुरू किया, लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने बस अपनी टाई ठीक की और बेहूदगी की हद तक शांत दिखा। इसे पहले खत्म करते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। जानकारी सुरक्षित है। अब शिकार करेंगे। उधर बहुत दूर मंत्रा माइन के सेकंड शाफ्ट में एक ट्रेजेडी पहले से चल रही थी। वहां एक आदमी को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा था कि उसका बचना नामुमकिन सा लग रहा था। हर बार ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदरूनी अंगों को भीतर से कुचल रहा हो। लाचार और पहले ही आधा टूटा हुआ, वह जमीन पर गिर पड़ा और मान लिया कि शायद यही अंत है। उसके सामने जो चीज खड़ी थी वह कोई इंसानी जल्लाद नहीं थी। वह मांस से बना एक विशाल नाइटमेयर था, कुछ ऐसा जो आम मॉन्स्टर्स से बहुत परे था। डंजियन बॉस जाग चुका था और उसमें जरा भी दया नहीं थी। उसने उसकी पूरी टीम को डरावनी आसानी से चीर डाला, जैसे वे कुछ थे ही नहीं। जो आदमी खुद को सेफ डिस्टेंस पर मानकर देख रहा था, चंघन को जरा भी सिंपैथी नहीं हुई। सर, यह बहुत ताकतवर है, उसके एक सबॉर्डिनेट ने बेताबी से विनती की।
हमें रिट्रीट करना होगा, सबॉर्डिनेट ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन यह शब्द सुनते ही चंघन का चेहरा कुरूप क्रूरता से मरोड़ खा गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। रिट्रीट? बिल्कुल नहीं। जिससे हेनेस की फेम के पीछे उसकी ऑब्सेशन ने उसके जजमेंट को जड़ से सड़ा दिया था। वह सबसे ऊपर बैठी चमक रही है और हम बाकी सब इग्नोर हो रहे हैं, उसने कड़वाहट से सोचा। अगर गिल्ड की रैंक बढ़ानी है तो हमें यह क्लियर चाहिए। उस सोच में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, सिर्फ कच्ची जलन थी जिसे एम्बिशन का नाम दे दिया गया था। जेलसी और स्वार्थी लालच से अंधा होकर उसने ऐसा आदेश चिल्लाया जो सीधे सीधे मौत की सजा था। उसे उन जानों की कोई परवाह नहीं थी जिन्हें वह खर्च कर रहा था। उसके लिए वे बस मोहरे थे जिन्हें ग्लोरी के पीछे फेंक देना ठीक था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम सब मर जाओ तो भी, वह चिल्लाया। चार्ज करो, उसे गिरा दो। वह खुद एक कायर की तरह केओस के पीछे छिपा रहा, चीख चीख कर आदेश देता रहा, जबकि कीमत दूसरे लोग अपने शरीर से चुका रहे थे। उस स्क्रैप मेटल को तोड़ दो, उसने फिर चिल्लाया, उस जीत को हथियाने के लिए बेताब जिसे कमाने में उसका कोई हाथ ही नहीं था। लेकिन वापस मंत्रा माइन में, शाफ्ट 660 की गहराई में, समय को मापना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उन्हें वहां आए कितना वक्त हो गया था? उस जगह पर यह सीधा सा सवाल भी अनिश्चित लगता था। ली होयोल वहां हाथ बांधे खड़ा था और नीचे के अंधेरे को देखते हुए शांत कॉन्फिडेंस बिखेर रहा था। उसका पोस्चर काम था, लगभग कैजुअल, लेकिन उसकी आंखें सीधी आगे जमी थीं। उस खाई में उसके सामने खुद बॉस मॉन्स्टर खड़ा था, इतना विशाल और दबाव भरा कि पूरी जगह पर उसी का असर छाया हुआ था। फिर ली होयोल बोला और उसकी आवाज ने भारी खामोशी को तेजी से चीर दिया। जवाब में उस बीस्ट ने ऐसी आवाज में उत्तर दिया जो जैसे विशाल पत्थरों के आपस में घिसने जैसी थी। हे नोबल वन, उसने कहा, तुम जिसके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। मैं युगों से इंतजार कर रहा था, उस क्रीचर ने आगे कहा, और उसकी प्राचीन आवाज चाहत के बोझ से भारी थी। तुम जैसे मास्टर का, उसके शब्द माइन में अजीब ढंग से गूंजे और पूरी एनकाउंटर किसी बैटल से कम, किसी भूले हुए रिचुअल के अंत जैसी ज्यादा लगने लगी। ग्रैंडफेल, क्लॉडी, आर्पेगियो, रोमियो और ली होयोल बिना जरा भी डरे अपनी जगह पर खड़े रहे। मॉन्स्टर उनके सामने आसमान जैसा ऊंचा खड़ा था, फिर भी दोनों में डर की हल्की सी निशानी तक नहीं थी। उनके और बीस्ट के बीच की खामोशी तेज, नपीतुली और जानबूझकर पकड़ी हुई लग रही थी। मॉन्स्टर की आंखों में एक प्राचीन रोशनी जल रही थी। उनमें पावर थी, हाँ, लेकिन साथ में एग्जॉशन भी, एक पुरानी थकान जो डंजियन के अंदर एंडलेस, मीनिंगलेस इनविंसिबिलिटी से पैदा हुई थी। वह सच में लड़ना नहीं चाहता था, उसे पर्पस चाहिए था। कृपया, बॉस ने भारी, लगभग विनती करती आवाज में कहा, मुझे उस हाईएस्ट परफेक्शन में फोर्ज कर दो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ग्रैंडफेल, क्लॉडी, आर्पेगियो, रोमियो ने उसकी इस विनती को बिना झिझक स्वीकार कर लिया। उसकी उंगलियों से मना एक चमकदार उफान की तरह फूटी और लिविंग स्टॉर्म बनकर उस दैत्याकार शरीर के चारों तरफ लिपट गई। उस ओवरवेलमिंग ताकत के नीचे उसका विशाल रूप सिमटना शुरू हो गया, उसका मॉन्स्ट्रस शेप अंदर की ओर धंसता गया, जब तक कि पूरा क्रीचर सिकुड़कर एक अकेले चमकते ओरे में कॉम्प्रेस नहीं हो गया, जो उनके सामने हवा में तैर रहा था। ली होयोल अविश्वास में पलकें झपकाता रह गया, जबकि वह उस चमकते पत्थर को घूर रहा था जो अब ग्रैंडफेल, क्लॉडी, आर्पेगियो, रोमियो के हाथ के पास तैर रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्मूथली और इतनी पूरी तरह हुआ था कि उसका दिमाग जो देख रहा था उसे पकड़ने में एक पल पीछे रह गया। तो बॉस की असली फॉर्म यही है, ली होयोल ने अब भी घूरते हुए बुदबुदाया। यह मेरी उम्मीद से छोटा है।
ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने लेक्चरर जैसे शांत स्वर में जवाब दिया। डीमन स्टील, उसने समझाया, एक लिविंग मेटल जिसकी अपनी कॉन्शियसनेस होती है। यही वह मटेरियल है जो ईगो स्वॉर्ड बनाने के लिए चाहिए, ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने आगे कहा। वह जायंट फॉर्म सिर्फ ट्रायल था। अगर पुरानी लेजेंड्स सच थीं, तो आखिरकार उसे वह जवाब मिल गया था जिसे वह ढूंढ रहा था। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने उसी मेटल को मैजिक से आकार देना शुरू किया, उसे रिफाइन और फोर्ज करके शुद्ध ठंडे स्टील की ऐसी ब्लेड में बदल दिया जिसमें अपनी खुद की इच्छा बसती हुई महसूस हो रही थी। यह कभी सिर्फ बेरहम ताकत या सीधी तबाही की बात नहीं थी। बात थी पूरी तरह हावी हो जाने की, ऐसी हुकूमत की जो विरोध को आकार लेने से पहले ही कुचल दे। जैसे ही ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने मूठ पर हाथ रखा, सच से इनकार करना नामुमकिन हो गया। छिपे हुए रास्ते वाली पुरानी कथाएं शुरू से ही सच थीं, और अब उसने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते थे। उसने डीमन स्टील सच में अपने नाम कर लिया था। ली होयोल ने लंबी कांपती हुई सांस छोड़ी, और राहत इतनी भारी थी कि उसके घुटने लगभग जवाब दे गए। शुक्र है मेरा मना पहले ही खत्म हो चुका था, उसने सोचा, अभी भी अपने जोर से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए। अगर ये सच में लड़ाई बन जाती तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाता। तनाव एकदम से नहीं गया, लेकिन काफी देर बाद पहली बार उसे लगा कि वो बड़ी मुश्किल से मुसीबत से बच निकला है। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो हल्का सा मुस्कुराया, और किसी तरह उसका घमंड खुद तलवार से भी ज्यादा चमक रहा था। मैं कभी नहीं हारता, उसने ऐसे आत्मविश्वास से कहा जैसे ये शेखी नहीं बल्कि दुनिया का नियम हो। फिर मानो डंजियन खुद इसी ऐलान का इंतजार कर रहा हो, एक सिस्टम अलर्ट गूंज उठा। आसपास की जगह कांपने लगी। डंजियन अब ढहना शुरू हो चुका था। तुरंत दरारों के रास्ते बाहर निकलो, चेतावनी बिना देर किए आई, सीधी और बेहद गंभीर। अगले ही पल ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो, ली होयोल और क्लॉडिया की तिकड़ी एक चमक के साथ फिर से इकट्ठी हो गई, जबकि अस्थिर रिफ्ट उनके चारों ओर बुरी तरह हिल रहा था, जैसे पूरी जगह सिलाइयों से उधड़ रही हो। जैसे ही क्लॉडिया ने उन्हें देखा, वो तुरंत खिल उठी और उसकी सारी ऊर्जा एक साथ लौट आई। उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ चमक रही थी, और जो तनाव वो अब तक पकड़े हुए थी, वो एक ही झटके में बाहर निकल पड़ा। साफ दिख रहा था कि वो उनकी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। तुम लोग वापस आ गए, तो इसका मतलब रिफ्ट क्लियर हो गया, क्लॉडिया ने चमकते हुए कहा, अपनी खुशी छिपा ही नहीं पाई। मैंने एसेट सुरक्षित कर लिया है, ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने शांत आवाज में जवाब दिया, और अपने बेदाग सूट से धूल झाड़ने लगा, जैसे वो बस कोई रोजमर्रा का काम निपटा कर आया हो। लेकिन जीत का वो छोटा सा पल तभी टूट गया, जब अचानक एक बदतमीज आवाज हवा चीरती हुई गूंजी। ली होयोल वो चंघन था, और उसके साथ उसकी गिल्ड भी आ चुकी थी। टूटा फूटा, गंदगी से लथपथ और ताजा घावों से अब भी खून बहता हुआ चंघन किसी तरह फिर भी घमंडी हंसी हंस रहा था। तो तुमने भी एक माइंड क्लियर कर लिया, उसने कहा, ऐसे जैसे हालत उसकी नहीं बल्कि सामने वाले की खराब हो। फिर अपनी दयनीय हालत को नजरअंदाज करते हुए उसने अकड़कर कहा, लेकिन अफसोस की बात है, मेरी गिल्ड ने इसे पहले क्लियर किया। चंघन ने सीना फुलाकर कहा, जैसे सिर्फ झूठ बोल देने से ही वो सच बन जाएगा। ली होयोल ने उसे ऐसे देखा जैसे फर्श पर रेंगते किसी कीड़े को देख रहा हो। अंदर ही अंदर उसने पूरी बात पर तंज कसा। इस स्टेज पर डीमन रूट्स इकट्ठा करना और सामान के लिए इधर-उधर खुरचना, उसके हिसाब से इस लेवलिंग आर्क के लिए बेहद घटिया था। उसने शोहरत सोची थी, मजदूरी नहीं। उधर रिपोर्टर चैन सोक तो खुशी से लगभग कांप रहा था और चिल्लाया,
यही मौका है। हमारा चैनल अब पूरे शो का स्टार बनने वाला है। लेकिन चैन सोक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूसरे रिपोर्टर्स का झुंड गुस्साए भिनभिनाते ततैयों की तरह उसे धकेलता हुआ आगे निकल गया। वो सीधे ली होएल और ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की तरफ टूट पड़े, माइक आगे ठेलते हुए और एक दूसरे पर चिल्लाते हुए। ये ली होएल है। कैमरे चालू करो। जल्दी जल्दी। पल भर में किनारे फेंके गए किसी शोर मचाने वाले बेवकूफ की तरह जिसने अपना मौका पूरी तरह खो दिया हो, चैन सोक घबराकर मुड़ा, अफरात फरी से चकरा गया और ऐसे लड़खड़ाया कि वो बेहद दयनीय लग रहा था। ली होएल ने उस दयनीय नज़ारे को अजीब सी दया और हल्की हंसी के साथ देखा। वाह, ये तो सच में दुखद है, उसने सोचा। लेकिन वो इस पर ज्यादा सोच भी नहीं पाया था कि प्रेस फिर से चीखने लगी। मिस्टर ली होएल, इधर। मेरा एक सवाल है। अरे मुझे मत धक्का दो। पैपराजी अब तो आपस में ही भिड़ने लगे थे और इस पूरे तमाशे को सबके सामने लड़ाई में बदलता देख ली होएल की चिढ़ हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। आज तो आम दिनों से भी ज्यादा गिद्धा गए हैं क्या? ली होएल ने भौं सिकोड़ते हुए सोचा, लेकिन रिपोर्टर्स ने उसे एक पल भी सोचने का मौका नहीं दिया। उनकी आवाजें उत्साह की लहर बनकर उस पर टूट पड़ी। प्लेयर ली होएल, रिफ्ट जीतने पर बधाई। फिर एक सवाल शोर को चीरता हुआ साफ निकल आया, इतना तेज कि माहौल ही जम गया। क्या ये सच है कि म्यूरियन टेरिटोरी में दखल देने का आदेश आपने खुद दिया था? ली होएल वहीं ठिठक गया, सच में यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। तुमने अभी क्या कहा? एक पल के लिए उसका संयम टूट गया। फिर हैरानी तुरंत गुस्से में बदल गई और उसका चेहरा इतनी तेजी से सख्त हुआ कि देखना भी डरावना था। तुम लोग ये कैसी बकवास कर रहे हो? वो गरजा और उसका सब्र पूरी तरह टूट गया। ठीक उसी पल बहुत दूर म्यूरियन स्क्वेयर के गेट्स पर नाइट वीवर पट्टियों में लिपटा हुआ और ताजा घावों से अब भी खून बहता हुआ सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था, मानो उसे कुछ समझ ही न आ रहा हो। ये आखिर है क्या? यहाँ हो क्या रहा है? वीवर ने चिल्लाकर कहा, उसकी आवाज झुंझलाहट और अविश्वास से कांप रही थी। नाइट्स, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने ही साथी नाइट्स को घुटनों पर झुका देख वो इस बेइज्जती को सह नहीं पाया। गुस्से और शर्म से भरा वो फिर उन पर चिल्लाया, तुम लोग झुक क्यों रहे हो? लेकिन उसके गुस्से को अनदेखा करते हुए कांपते हुए नाइट्स में से एक डरते डरते बोला, अहम माफी चाहते हैं। हम उनकी सम्मानित मौजूदगी को पहचान नहीं पाए और हमने बदतमीजी की, नाइट ने कमजोर आवाज में कहा, जैसे शब्द भी मुश्किल से निकल रहे हों। बाकी लोगों से उठता डर इतना घना था कि वो लगभग महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य दबाव सबको एक साथ कुचल रहा हो। मार्सेलो ने धीरे धीरे अपनी क्लोक की हुड पीछे की और खुद को ऐसी शांति के साथ सामने लाया जो किसी भी चिल्लाती धमकी से ज्यादा ठंडी थी। फिर उसने इतनी स्थिर और सिहरन पैदा करने वाली आवाज में कहा कि आसपास की जगह ही चुप हो गई। अपने सिर उठाओ, उसने कहा। तुम्हारे सम्मान के योग्य मैं नहीं, बल्कि ग्रैंड मेज ली होएल हैं। उधर असल दुनिया में मार्सेलो की इस नाटकीय एंट्री के बारे में सुनकर ली होएल अपने दिमाग के अंदर ही लगभग बाल नोच रहा था। उसे पहले से ही आगे होने वाली अफरा तफरी साफ दिख रही थी और वो जानता था कि इससे सब कुछ और बिगड़ने वाला है। उस आदमी ने किसी तरह पहले से तनाव भरी हालत को और भी बड़ा तमाशा बना दिया था। वो आदमी उधर और मुसीबत क्यों खड़ी कर रहा है? ली होएल अंदर ही अंदर घबरा गया क्योंकि हालत लगातार हाथ से निकलती जा रही थी। लेकिन बस यही एक समस्या नहीं थी। कैप्टन तलम अभी भी नियम कायदे पकड़े बैठा था और सख्त आवाज में बोला, आपको वैध पहचान पत्र दिखाने होंगे।
मार्सेलो ने उसे उसी वक्त काट दिया और उसकी आवाज ठंडे अधिकार से भरी हुई थी। अगर तुम सच में गॉडेस की दया और चर्च के सिद्धांतों पर विश्वास करते हो तो गेट बंद रखने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारा व्यवहार बेहद संदिग्ध है। इसलिए मैजिक टावर औपचारिक रूप से ग्रैंड मेज ली होएल और सेंट के बीच तुरंत एक निजी मुलाकात की मांग करता है। ये मांग तलम पर हथौड़े की चोट की तरह गिरी और वो साफ तौर पर सन्न रह गया। मार्सेलो ने आवाज भी ज्यादा ऊंची नहीं की थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का दबाव दम घोंटने वाला था। उसी पल बातचीत का पूरा संतुलन बदल गया और तलम बस वहीं खड़ा रह गया, सब कुछ झेलते हुए। तलम जड़ होकर खड़ा रहा, तुरंत जवाब नहीं दे पाया। उधर मार्सेलो ठंडी खामोशी में पूरी स्थिति का हिसाब लगा रहा था। उसका दिमाग उसकी शक्ल से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा था। बाहर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कई कदम आगे सोच चुका था और पूरी हालत को बेरहम साफगोई से तौल रहा था। पूरी बात साफ साफ सड़ी हुई है, मार्सेलो ने मन ही मन नतीजा निकाला। अगर मास्टर ली होएल सीधे सेंट से मिलते हैं तो वो तुरंत डीमोनिक प्रेजेंस महसूस कर लेंगे और चर्च के अंदर छिपी सारी गंदगी सामने आ जाएगी। बात सीधी, बेरहम और लगभग पक्की थी। अब उन्हें बस अंदर पहुंचना था। कुछ ही देर बाद म्यूरियन के मुख्य हॉल की गहराई में परछाइयों से एक अजीब आवाज गूंजी। अंदर आओ। ये एक शब्द पूरे कक्ष में अजीब सी शांति के साथ तैर गया और पूरी जगह को पहले से ज्यादा ठंडा और भारी बना गया। तलम अंदर कदम रखते ही गहराई से झुक गया, नियम निभाते हुए, भले ही उसके नर्व्स पहले ही जवाब देने लगे थे। प्रणाम सेंट, उसने आदर से कहा। लेकिन सामने बैठी शख्सियत को औपचारिकताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे सारी नम्रता छोड़ दी और जब बोली तो उसकी आवाज तेज और बेरहम थी। सिर उठाओ कैप्टन तलम, उसने आदेश दिया। तुमने मेरा सीधा आदेश मानने से इनकार क्यों किया और म्यूरियन के गेट्स क्यों खोले? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर का दबाव डराने वाला था। ऐसी आवाज जिसमें बहाने मुंह तक आने से पहले ही सूख जाते हैं। तलम तुरंत हकलाते हुए सफाई देने लगा। मुझे माफ कर दीजिए सेंट, लेकिन मैजिक टावर से एक मेज आ गया था। हर शब्द के साथ उसकी आवाज और कांपने लगी। उन राक्षसों में इतनी ताकत है कि वो एक झटके में इस सैंक्चुएरी को मिटा सकते हैं। उसके चेहरे पर डर और बस जिंदा बचने की चाह साफ लिखी थी। उसने कहा था कि वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। तलम ने जल्दी से जोड़ा, जैसे यही बात उसे बचा सकती हो। वो बेताबी से अपने फैसले को गद्दारी नहीं बल्कि सावधानी दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि सही क्या था। मैंने सोचा अभी के लिए उनकी मांग मान लेना और पहले हालात समझना बेहतर होगा। उसने बहुत संभलकर बात खत्म की। सेंट लंबे समय तक उसे चुपचाप देखती रही, ऐसी खामोशी के साथ जो मानो इंसान की रूह तक तौल रही हो। फिर उसने आखिर पूछा, तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? तलम तुरंत घबरा गया और दोनों हाथ हिलाकर इनकार करने लगा। नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो कुछ और कह पाता उससे पहले उसके सिर में ऐसा फटता हुआ दर्द उठा जैसे किसी ने खोपड़ी में कील ठोक दी हो। अचानक उठे उस दर्द ने उसे आधा झुका दिया और उसके दिमाग से बाकी हर सोच मिट गई। जब तलम दर्द से तड़पता हुआ बेबस पड़ा था, सेंट ने नरम लेकिन टेढ़े स्वर में बोलना शुरू किया, जैसे कोई किसी शिकार को प्यार से डरावने सपने में धकेल रहा हो। मैं समझती हूँ, उसने कहा, और उसकी आवाज लगभग दयालु थी, जो उसे और भी डरावना बना रही थी। ये सैंक्चुएरी अचानक एक अजीब और डरावनी दुनिया बन गई है, उसने धीमे से कहा। बिल्कुल, तुम्हारा उलझना स्वाभाविक है। फिर उसकी आवाज बस इतनी तेज हुई कि पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में चला गया।
अब ध्यान से सुनो तलम। गॉडेस क्या कहती हैं? उसकी आंखें लगभग तुरंत खाली हो गईं और उसने सुस्त मशीन जैसी आवाज में जवाब दिया। गॉडेस कहती हैं, मैजिक टावर के मेजेस बस घमंडी हरामी हैं। ये शब्द उसके मुंह से ऐसे निकले जैसे वो उसके भीतर से नहीं, कहीं बाहर से खींचे गए हों। फिर जैसे किसी गंदी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया हो, तलम के होठों पर ऐसी पागल मुस्कान फैल गई जो बिल्कुल उसकी अपनी नहीं थी। बहुत बढ़िया, सेंट ने साफ संतोष के साथ कहा। हम म्यूरियन को पूरी तरह खोल देंगे। हम चर्च की महानता पूरी दुनिया में फैला देंगे, जब तक कि मैजिक टावर के वो कुत्ते भी हम पर नीचे देखना बंद न कर दें। तलम, जो अब पूरी तरह जादू के असर में था, एक कट्टर अनुयायी की तरह वही जवाब दोहराने लगा। गॉडेस की जय, गॉडेस की जय, गॉडेस की जय, तलम ने एक बार फिर दोहराया। सेंट ने संतुष्टि से मुस्कुराया, अपने काम से पूरी तरह खुश होकर। अब ठीक है, उसने लगभग स्नेहभरे लहजे में कहा। तुम गॉडेस के सबसे वफादार सेवकों में से एक हो। इसी बीच बाहर मेन गेट पर स्ट्रीमर पार्क लाइव था और जोर जोर से भीड़ को गर्म कर रहा था। क्या हाल है गाइस? मैं इस वक्त आपको उसी मशहूर म्यूरियन टेरिटोरी से लाइव दिखा रहा हूं, जिसकी बात हर तरफ हो रही है। आर्क ने जोश से कहा और प्रैक्टिस्ड एनर्जी के साथ कैमरा घुमाने लगा। जब से मैजिक टावर ने ली होएओल का नाम लिया है, तब से सबको लग रहा है कि वो किसी भी सेकंड यहां पहुंचने वाले हैं। चैट इतनी तेजी से चल रही थी कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। एक यूजर गोरिल्ला एंड गॉडेस ने लिखा, ओ माय गॉड, क्या उन्होंने सच में सिर्फ एक मेज के आने पर गेट्स खोल दिए? यही है मैजिक टावर की पावर। दूसरे यूजर होमेन ने तुरंत जवाब दिया। ली होएओल ने आदेश दिया। ये ली होएओल इफेक्ट है। आर्क मुस्कुराया और घुमाना जारी रखा। जब तक खुद लेजेंड नहीं आते, तब तक मैं तुम्हें इधर का नजारा दिखाता हूं। लगता है सेंट को मेन हॉल में रखा गया है और सिविलियंस को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, पार्क ने अपने व्यूअर्स से कहा। तो फिलहाल ये फ्रंट लाइन्स से सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट है। व्यूअर काउंट 682 दिखा रहा था और लगातार बढ़ रहा था। तभी एक और कमेंट उभरा। अरे उधर देखो, उस तरफ तो और भी ज्यादा पागलपन है। मिसा जेरिला ने करीब से दिखाने की गुहार लगाई तो पार्क ने तुरंत कैमरा घुमा दिया। ठीक है, ठीक है। बोरिंग हॉल को अभी भूलो, चलो उस मशहूर स्प्रिंग को देखते हैं। फिर वो बड़बड़ाया, यार ये भीड़ तो अभी से देखो। फिर पार्क अपने बेशर्म क्लिकबेट वाले अंदाज में आ गया। उस पानी को गॉडेस का मिरेकल कहा जाता है, उसने नाटकीय अंदाज में ऐलान किया। कहानी है कि अगर तुम उसे पी लो तो जवान हो जाते हो। उसने कैमरा स्प्रिंग की तरफ ऐसे घुमाया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं सीधा वहीं जा रहा हूं, और हाँ, मैं खुद भी इसे जमकर पीने वाला हूं। पुराने व्यूअर्स ने ठीक वैसा ही रिएक्ट किया जैसा उम्मीद थी। मिसा जेरिला ने कमेंट किया, इसके चेहरे की वो बेवकूफी भरी मुस्कान देखो। गॉडेस ने जोड़ा, क्या ये सच में सिर्फ उसी के लिए यहां आया है? भाई कुछ बेवकूफी मत करना। आर्क ने अचानक गंभीर बनने का नाटक किया, कंधे सीधे किए जैसे कोई महान आखिरी बयान देने जा रहा हो। ध्यान से सुनो, पार्क ने बढ़ा चढ़ाकर गंभीर आवाज में कहा। अगर ये पानी पीने के बाद मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरी सारी एड रेवेन्यू मेरी मां और लॉर्ड ली होएओल को जाएगी। कमेंट सेक्शन तुरंत फट पड़ा। ये क्या बकवास है, किसी ने लिखा। ड्रामा बंद कर। लेकिन तभी लीला ने अचानक स्पैम करना शुरू किया। ओ माय गॉड, तुम्हारे पीछे। अगले ही पल पूरी चैट उसी चेतावनी से भर गई। पीछे, पीछे देखो। आर्क मुड़ा और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ली होएओल, वो चिल्लाया। सिर्फ वही नहीं,
पूरी भीड़ ने ठीक उसी पल उस हीरो को पहचान लिया और पागलों की तरह आगे टूट पड़ी। ये ली होएल है। स्ट्रीम और असली दुनिया दोनों ही पूरी तरह बेकाबू हो गए। नॉर्थ स्टार ने सब कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप किया। होए होए। पार्क चिल्लाया, मैं यहाँ खड़ा क्या कर रहा हूँ? मुझे उसके पीछे जाना है। एक व्यूअर ने मजाक में लिखा, कोई इस आदमी को नोबेल पीस प्राइज दे दो। बाहर से ली होएल हमेशा की तरह ठंडा और संभला हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर सब उल्टा पुल्टा चल रहा था। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? उन्होंने पहले पूरी तरह लॉकडाउन लगाया और फिर तुरंत पूरा फोर्ट्रेस खोल दिया। ली होएल जितना इस बारे में सोचता गया, उतना ही सब गड़बड़ लगने लगा। ये पूरा मामला किसी सेटअप की बदबू दे रहा है, उसने सोचा। फिर उसे मार्सेलो की चेतावनी याद आई कि सेंट कोई साधारण धार्मिक चेहरा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खिलाड़ी भी है। और फिर वो तथाकथित मिरेकल वाटर भी था। वो बहुत ज्यादा साफ था, बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा लुभावना। इस मना रिकैप में अफवाह फैल चुकी थी कि वो इलिक्सर हमेशा की जवानी देता है। ये ठीक वैसी कहानी थी जिसे मजबूर लोग बिना सवाल किए पकड़ लेते हैं, खासकर तब जब काफी लोग पहले ही उस पर यकीन करने लगें। उस मीठे से छोटे झूठ ने आने वालों की संख्या को डरावने स्तर तक पहुंचा दिया था। जैसे जैसे ली होएल ने सारी कड़ियां जोड़ी, अचानक बदला हुआ व्यवहार, खुले गेट्स, भीड़, स्प्रिंग, सब कुछ एकदम साफ बैठने लगा। बिल्कुल मार्सेलो की भविष्यवाणी की तरह ये कोई इकट्ठा होने की जगह नहीं थी। ये एक हार्वेस्टिंग ग्राउंड था, एक जाल जिसे नए पपेट्स खींचने के लिए बनाया गया था। इसके पीछे की सड़ांध अब इतनी साफ थी कि उसे जैसे उसका स्वाद तक महसूस होने लगा। तभी एकदम से ठंडे स्टील की दीवार उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। रुको, नाइट्स में से एक ने आदेश दिया। इस बिंदु के आगे सेंट एसरेया की सैंक्चुएरी है। आवाज सख्त थी, लेकिन उसके नीचे कुछ गलत था, कुछ दबा हुआ, कुछ बनावटी। बाहरी लोगों का प्रवेश मना है। ये शब्द किसी रटी हुई लाइन की तरह निकले, जिनमें न गर्माहट थी न सोच, बस अंधी आज्ञाकारिता का बोझ था। वो आस्था से ज्यादा नियंत्रण जैसा लग रहा था। वो ऑयरा। जैसे ही ली होएल ने उसे ठीक से महसूस किया, उसकी नजरें तेज और बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके मन में बचा हुआ आखिरी शक भी उसी पल मिट गया। मूर्ख, उसने सोचा, और अब उसने अपनी आंखों में भरी तिरस्कार भी छिपाना जरूरी नहीं समझा। सच तो पहले से ही उनके सामने था, लगभग चीख चीख कर खुद को दिखा रहा था। अब निशान इतने साफ थे कि उन्हें नजरअंदाज करना सीधी बेवकूफी होती। वो पवित्रता वाला मुखौटा अब पूरी तरह से टूटना शुरू हो चुका था। डिंग। नेचुरल एनिमी एक्टिवेटेड। अलर्ट बेरहम साफगोई के साथ गूंजा, और उसने ठंडेपन से वही पक्का कर दिया जो उसकी इंस्टिंक्ट्स शुरू से कह रही थीं। उसका शक एक पल में सच साबित हो गया। तो तुम असल में यही हो, ली होएल ने धीमी लेकिन काटती हुई आवाज में कहा। एक डीमन, उसे तुरंत हमला करने की जरूरत नहीं थी। अब इस वक्त सच खुद ही उसका हथियार था। अपनी आंखें खोलो और खुद देखो, उसने कहा, सिर्फ नाइट्स से नहीं बल्कि वहां जुटे हर इंसान से। उसकी आवाज शांत ताकत के साथ भीड़ में फैल गई, जैसे वो सबको मजबूर कर रहा हो कि वो भ्रम के आगे झुकने की बजाय उसके पार देखें। सबसे पहले उसने एक ऐसा स्पेल इकट्ठा किया जो झूठी छवि को चीरकर रख दे। हवा में मना कस गया, तेज और भारी हो गया, और फिर उसकी मैजिक की ताकत से इल्यूजन टूट बिखर गया। नाइट्स तुरंत जमीन पर गिर पड़े, अपने सिर पकड़कर दर्द से तड़पते हुए, क्योंकि उनके भीतर का धोखा अब बिखर चुका था। आह! मेरा सिर! ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा। टूटती हुई, घबराई सांसों के बीच ये चीखें निकल रही थीं।
क्या? हम लोग क्या कर रहे थे? नाइट्स लड़खड़ाते हुए खड़े थे, अपने सिर पकड़कर, क्योंकि यादों के टुकड़े टूटे कांच की तरह वापस लौट रहे थे। और फिर उसी अफरातफरी के बीच वो आगे बढ़ी, शांत, नफासत से भरी और बिल्कुल बेपरवाह, जैसे उसके आसपास का दर्द उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। नाइट्स अभी भी टूटे हुए माइंड कंट्रोल के झटके से उबर नहीं पाए थे। उनके दिमाग पर छाया धुंध अब धीरे धीरे हट रही थी, लेकिन दर्द उसके साथ नहीं गया। वो उनके सिर के आर पार धंस रहा था और उन्हें वहीं कांपने पर मजबूर कर रहा था, होश और पीड़ा के बीच फंसा हुआ। और फिर भी सिर दर्द से धड़क रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। उनकी आंखें उसी पर जमी रहीं, जैसे तर्क से भी ताकतवर कोई चीज उन्हें उसकी तरफ खींच रही हो। वो डरावना था, शर्मनाक था, और उसका विरोध करना नामुमकिन लग रहा था। भीड़ पर एक टेढ़ा सा मोह लगभग तुरंत छा गया। वो कितनी खूबसूरत है, किसी ने बुदबुदाया। सेंट को देखो, वो तो किसी गॉडेस जैसी है, दूसरी आवाज, आधी बहकी हुई, निकल पड़ी। मैं तो अभी इसी पल उसके कल्ट में शामिल हो जाऊं। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम चैट भी उसी वक्त पूजा में टूटने लगी और सीधा सीधा अधर्म की परेड बन गई। ली होयोल ने ये सब अविश्वास से देखा और सोचा, कमाल है, ये सच में खतरनाक है। लेकिन सेंट ने उसी मौके का इस्तेमाल करके धार्मिक गुस्से का मुखौटा पहन लिया। तुमने मेरे नाइट्स को घायल करने की हिम्मत कैसे की? वो चिल्लाई, जैसे यहाँ पीड़ित वही हो। वो ऐसे हिली जैसे एक और खूबसूरत झूठ बुनने वाली हो और अपनी बातों में सबको फिर से फंसाने को तैयार हो। जिसे असलियत पता न हो, उसे ये काफी यकीनी भी लग सकता था। लेकिन ली होयोल को ये बेहद दयनीय लगा, जैसे कोई छोटी सी मच्छरनुमा चीज ड्रैगन पर टूट पड़े और दिखाए कि ऊपर हाथ उसी का है। उसके नेचुरल एनिमी क्लास ट्रेट की वजह से किसी भी तरह की मेंटल इंटरफेरेंस उसे छूते ही अपने आप बेअसर हो जाती थी। चार्म, हिप्नोसिस, मेंटल प्रेशर, कुछ भी उस पर टिक नहीं सकता था। जो चीज बाकी सब पर भारी पड़ रही थी, वो उसे बस छूकर गायब हो जाती थी। यही वो पल था जिसकी तरफ हर लेवलिंग फैंटेसी बढ़ती है, जब अक्रू विलन को समझ आता है कि उसने लड़ने के लिए सबसे गलत प्रोटैगनिस्ट चुन लिया है। ली होयोल को खुद को शांत रखने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सिस्टम पहले ही ये पक्का कर चुका था कि यहाँ वो अकेला इंसान है, जिस पर उसकी चालें चल ही नहीं सकती। पहली बार उसके चेहरे का वो परफेक्ट मुखौटा साफ टूटता हुआ दिखा। पवित्र शांति फिसल गई और उसके नीचे कुछ बदसूरत बाहर झांक गया। फिर अचानक उसके मुंह से पागलों जैसी हंसी फूटी, तेज, बिखरी हुई और अस्थिर। हाँ हाँ, अब समझी, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक नए तरह की सनकी खुशी मुड़ गई थी। तुमसे एक्सियन की बदबू चिपकी हुई है, उसने फुफकारते हुए कहा, सीधा उसकी तरफ घूरते हुए। तो तुम आखिरी बचे हुए हो, उसने ये बात ऐसे कही कि वो अंदाजा नहीं, बल्कि बहुत पुराने इंतजार के बाद हुई पहचान लगे, जैसे कोई प्राचीन और नफरत से भरी चीज आखिर अपनी जगह पर फिट बैठ गई हो। म्यूरियन के ऊपर का आसमान अचानक खून जैसा लाल हो गया, जैसे खुद स्वर्ग घायल हो गया हो। फिर ऊपर से मीटियोर्स बरसने लगे, डरावनी ताकत के साथ हवा को चीरते हुए। एक पल में भीड़ में दहशत फैल गई, लोग चीखते हुए और एक दूसरे को धक्का देते हुए भागने लगे, बस किसी तरह उस मारक इलाके से बाहर निकलने के लिए। क्या वो सच में सेंट है? किसी ने दहशत में चिल्लाकर कहा। उसके शरीर पर लिपटी खूबसूरत इल्यूजन अब ऐसे पिघलने लगी जैसे तेज गर्मी में मोम पिघलता है। टुकड़ा टुकड़ा करके वो पवित्र छवि घुलती गई और उसके नीचे छिपा सच रेंगता हुआ सामने आने लगा। जहां कुछ पल पहले शालीन रोब्स थीं, वहां से चिपचिपे टेंटेकल्स बाहर फूट पड़े।
गिरती हुई लाल रोशनी के नीचे उसके उस्तरे जैसे नुकीले फैंस गीली चमक के साथ दिखने लगे। हर नया हिस्सा उसे इंसान से कम और किसी डरावने सपने की गहराई से घसीटकर निकाली गई गंदी चीज ज्यादा बना रहा था। वो सिर्फ बदसूरत नहीं थी, वो ऐसी राक्षसी थी जैसे खुद प्रकृति के नियम उसे ठुकरा रहे हों, एक नाइटमेयर जिसे मांस, दुर्भावना और भूख का रूप दे दिया गया हो। उसे देखना भर लोगों के भीतर के इंस्टिंक्ट्स को चीखने पर मजबूर कर रहा था कि भागो। तो असल में तुम यही हो। ली होयोल की आवाज ठंडी और सपाट निकली। अब हैरानी का नाम भी नहीं था, क्योंकि उसका शक सच बन चुका था। अब उसके भीतर कोई हिचकिचाहट नहीं बची थी, सिर्फ साफ सच था। फ्रेया ने पूरा नाटक छोड़ दिया। अब उसने पवित्रता या शालीनता की नकल करने की भी जरूरत नहीं समझी। डीमन आखिर पूरी तरह अपने असली रूप में सामने खड़ी थी और घिनौनी खुशी के साथ मुस्कुरा रही थी। पुहुहु, वो हंसी। तो एक डीमन हंटर सच में रेंगता हुआ यहां तक आ गया। क्या मजेदार सरप्राइज है। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी, जैसे उसे खतरा नहीं बल्कि मजा आ रहा हो। हिम्मत तो है तुम में, ये मानती हूं, उसने कहा। तुम्हारी वजह से मेरा दिन सच में बड़ा एंटरटेनिंग रहा। उसका लहजा खेल खेल वाला था, लेकिन नीचे छिपी घृणा साफ महसूस हो रही थी। ये भेड़े, फ्रेया ने भीड़ पर नजर घुमाते हुए कहा, गॉडेस के ये प्यारे फॉलोअर्स इतने दयनीय हैं कि देखो, लगभग प्यारे लगते हैं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने जो भी कहा, इन्होंने ऐसे मान लिया जैसे वो सीधे स्वर्ग से उतरा हो। एक ने भी रुककर सोचा तक नहीं। इस कॉन्टिनेंट में घुसना तो बच्चों का खेल था, उसने घमंडी आसानी से आगे कहा। हमने इन्हें बार बार काटा और इन्हें पता तक नहीं चला कि हो क्या रहा है। उसकी मुस्कान और फैल गई और उसकी बात और क्रूर हो गई। इनकी नाक के नीचे मौत की दावत चल रही थी और तुम लोगों ने ही मेज सजाने में मदद की। ये सच नाइट कमांडर पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने सीने पर वार कर दिया हो। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया और उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। जो उसने अभी सुना था उसका भार उसे कुचल चुका था। अहम कठपुतलियां थे, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज अविश्वास और शर्म से कांप रही थी। डीमंस ने पूरे वक्त हमें मूर्खों की तरह नचाया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और वे ऐसे कांप रहे थे जैसे अब वो उसके अपने ही न हों। और जब लोग तकलीफ झेल रहे थे, हमने देखने से ही इनकार कर दिया। इसके लिए हमने गेट्स सील कर दिए, उसने कड़वाहट से कहा, और हर शब्द के साथ डरावनी सच्चाई और साफ होती गई। हमें लगा हम सैंक्चुएरी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में हमने दुश्मन की मदद की। फिर उस निराशा को तलवार की तरह चीरती हुई एक ठंडी आवाज गूंजी। खड़े हो जाओ। क्या तुम्हारा कन्विक्शन सच में कांच का बना है? कुछ सस्ती चालों ने ही तुम्हारा फेथ तोड़ दिया, वो आवाज बेरहमी से आगे बोली। क्या तुम्हारी लॉयल्टी इतनी ही उथली थी? विडंबना ये थी कि ली होयोल ने मन ही मन सोचा, मैं शायद यहाँ खड़ा सबसे कम धार्मिक इंसान हूँ। और फिर भी वो उन्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता था। ये शब्द अंदर तक उतरते ही नाइट्स एकदम ठिठक गए। शर्म, गुस्सा और उलझन उनके चेहरों पर आपस में भिड़ने लगे। लेकिन जब तक उनके दिल उस बात को पकड़ते, ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो सामने खड़ी बड़ी समस्या की तरफ बढ़ चुका था। अब बात सिर्फ डीमन को बेनकाब करने की नहीं रही थी। हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे और वो भी देख पा रहा था कि मामला कितना खराब हो चुका है। क्या मैं यहाँ सच में इस बॉस को अकेले संभाल सकता हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में इस बार असामान्य गंभीरता के साथ आया। बैटलफील्ड, सिविलियंस, डीमन, टूटती हुई व्यवस्था, हर चीज खतरे की चीख मार रही थी। शायद मुझे आखिर मैजिक टावर से बैकअप बुला लेना चाहिए था,
उसने सोचा। तभी सिस्टम ने साफ अलर्ट के साथ आवाज की, डिंग, सिस्टम नोटिस कमांड राइट्स। ये मैसेज इतनी अचानक सामने आया कि उसने पूरे तनाव को चीर दिया। कमांडर तलमेबर के अथॉरिटी से ट्रांसफर किया गया। 48,800 नाइट्स अब आपके कमांड में हैं। करंट स्टेटस ऑर्डर्स का इंतजार। एक पल के लिए तो ये शब्द ठीक से समझ ही नहीं आए। रुक, मैं पूरी आर्मी कमांड कर रहा हूं। इस अफरातफरी के बीच भी इसकी विशालता चौंका देने वाली थी। वो सिस्टम मैसेज को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि उसके आसपास आवाजों का तूफान फूट पड़ा। धन्यवाद सर, नाइट्स ने बेबसी भरी सच्चाई के साथ चिल्लाया। अगर हम यहाँ गिर गए तो फिर हम सच में गॉडेस के साथ विश्वासघात करेंगे। डर अभी भी था, लेकिन अब उसमें उठता हुआ इरादा भी घुलने लगा था। हम अंधे मूर्ख थे जिन्होंने एक मॉन्स्टर को अपना इस्तेमाल करने दिया, वे चिल्लाए। कृपया अपनी तलवार को हमारा बीकॉन बनने दीजिए। ये विनती शानदार नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उनका फेथ मरोड़कर तोड़ दिया गया था और अब वे पहली ठोस चीज को पकड़ रहे थे जिस पर फिर से भरोसा किया जा सके। हमें रिडेम्पशन की ओर ले चलो, वे दहाड़े। और जब सैंक्चुएरी के सामने ये शब्द गूंज रहे थे, तब तक केओस बाहर की सड़कों तक फैल चुका था। उनके चारों तरफ का शहर खुद एक बैटलफील्ड बनता जा रहा था। हर दिशा से चीखें और टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन गॉडेस के नाम पर चल रही ये लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर थी। आपके ऑर्डर्स, कमांडर ग्रैनफेल, किसी ने पुकारा। ये सवाल भारी होकर गिरा और एक पल के लिए पूरी स्थिति का बोझ उसके कंधों पर साफ उतर आया। ऑर्डर के नाइट्स, ग्रैनफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने घोषणा की। उसकी आवाज शोर के ऊपर साफ सुनाई दे रही थी। वक्त आ गया है ये साबित करने का कि तुम्हारे फेथ का असली वजन कितना है। उसके शब्द स्थिर और हुक्म देने वाले थे और घबराई भीड़ को पकड़ने के लिए कुछ ठोस दे रहे थे। क्या तुम उस बीस्ट को, जिसने तुम्हारी गॉडेस का मजाक उड़ाया, यूं ही जाने दोगे? उसने ब्लेड उठाकर पूछा, या फिर मेरे साथ खड़े होकर उसे चीखते हुए वापस हेल भेजोगे? इस चुनौती ने उनकी घायल इज्जत और टूटी हुई भक्ति के ठीक बीचों बीच वार किया। उनका जवाब ऐसी दहाड़ बनकर आया कि लगा पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। ये उन लोगों की आवाज नहीं थी जो निडर थे। डर अभी भी था, लेकिन ये उन लोगों की पुकार थी जिन्हें आखिर फिर से कुछ ऐसा मिल गया था जिसके लिए लड़ा जा सके। डीमन ने खुली झुंझलाहट में जीभ चटकाई। ऊपर से वो अब भी प्रभावित नहीं दिख रही थी, लेकिन सामने बनती जा रही एकता अब उसके लिए परेशानी बनने लगी थी। उसका मनोरंजन अब कम होने लगा था। जो भी देख रहा था, उसे यही इस पूरे मना रिकैप का असली क्लाइमैक्स लग रहा था। वो पल जब अब तक की सारी बनी चीजें आखिर एक साथ टकरा गईं। बेकार की रेजिस्टेंस, डीमन शायद यही सोच रही थी। लेकिन ग्रैनफेल ने बस अपनी ब्लेड उठाई, शांत और बिना डगमगाए। गॉडेस के बिलीवर्स, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज स्टील की तरह गूंजी, आगे बढ़ो। उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई फालतू ड्रामा नहीं था। बस किसी ऐसे इंसान का साफ आदेश जिसने अगला कदम बिना किसी शक के तय कर लिया हो। डीमन का वध करो, उसने कहा, और अपनी खोई हुई इज्जत वापस लो। ठीक उसी पल लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक एक कांपते हुए न्यूज एंकर पर कट गया, जिसका चेहरा डर से पहले ही पीला पड़ चुका था। ब्रेकिंग न्यूज, एंकर ने कहा, और ये दो साधारण शब्द भी उसके मुंह से तनाव और कांपती आवाज में निकले। उसकी आवाज में छिपा डर छुपाए नहीं छुप रहा था। ये सभी नागरिकों के लिए इमरजेंसी अलर्ट है। मुल्लन डिस्ट्रिक्ट में एक हाई रैंक डीमन प्रकट हुआ है। अनाउंसमेंट जारी रहने के दौरान स्क्रीन पर ऐसा दृश्य दिखा जो सीधा अपोकलिप्स से निकला हुआ लग रहा था। मॉन्स्टर्स शहर में उमड़ रहे थे,
सड़कों पर कब्जा कर रहे थे और सामने आने वाली हर चीज तोड़ रहे थे। जानकारी अभी सीमित है, लेकिन इलाके में सिविलियंस बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कैजुअल्टीज हर सेकंड बढ़ रही हैं। तुरंत इवैक्यूएट करें, मैं दोहरा रहा हूं, बूम। एक विशाल पत्थर हवा चीरता हुआ आया और सीधा कैमरा फीड पर जा टकराया। स्क्रीन जोर से हिली और फिर कट गई, जबकि मलबा चीखती हुई भीड़ पर बरसने लगा। पूरे शहर में लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वो सदमा बस एक धड़कन भर चला, फिर दहशत ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। और फिर भगदड़ शुरू हो गई, जंगली, तुरंत और ऐसी की बाकी सब चीजें बस मिट गईं। अब सिर्फ एक ही इंस्टिंक्ट बचा था, भागो। मत रुको। पीछे मत देखो। पास ही ग्रैंडफेल ने एक बीस्ट को एक ही साफ वार में काट गिराया, लेकिन उसकी सांसें अब पहले से भारी हो चुकी थीं। उसके लिए भी चारों तरफ सब कुछ टूटते हुए लड़ाई जारी रखना असर दिखाने लगा था। होली नाइट्स, ध्यान से सुनो, उसने चिल्लाकर कहा। हमारी पहली प्रायोरिटी सिविलियंस हैं। किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करो, फ्रंट लाइंस से तुरंत जवाब आया। सर, यस सर, लेकिन फ्रेया ने बस सिर पीछे झुकाया और हंस पड़ी, जैसे उसे ये सब बड़ा प्यारा लग रहा हो। कितना प्यारा, उसने मीठे तंज से कहा। इन्हें देखो, चींटियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, फ्रेया ने ताना मारा, और साथ में कमजोरों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसकी मुस्कान और क्रूर हो गई। ऐसी हालत में ये लगभग सुइसाइड है। ली होयोल ने दांत इतने जोर से भींचे कि जबड़ा दर्द करने लगा। ये डीमन हमें जानबूझकर कोने में धकेल रही है, उसने समझ लिया। वो उन्हें सबसे खराब पॉसिबल चॉइस में फंसा रही थी। हम बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, ली होयोल ने भारी मन से सोचा। बॉस से लड़ना और साथ में पूरे शहर को इवैक्यूएट करना, ये लगभग नामुमकिन था। तभी एक जोरदार टक्कर हुई। एक नाइट हवा में उछल गया, उसकी आर्मोर टूटकर खुल गई और सड़क पर खून छिटक गया। फ्रेया ने धीरे से अपने होठों पर जीभ फेरी और खून का नजारा जैसे उसकी भूख को और तेज कर गया। जितना केओस फैलता गया, वो उतनी ही खुश होती गई। उसके लिए ये बैटलफील्ड अब एक दावत में बदल रहा था। बोरिंग, बहुत ही दर्दनाक बोरिंग, फ्रेया ने लंबे सुर में कहा। आखिर कब तक तुम अपने इन छोटे मेटल डॉल्स के पीछे छिपते रहोगे? उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी। एक डीमन हंटर जो मीट शील्ड के पीछे दुबका हुआ है। कितना दयनीय। ग्रैंडफेल बिल्कुल स्थिर रहा, उसके चेहरे से कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता था। फिर उसके शब्द और तेज हो गए। क्या एक्सियन से तुम ऐसे ही बचे थे? अपने साथियों को अपनी जगह मरने देकर उसने दबाव डालते हुए कहा। ये ताना पास खड़े एक जवान नाइट पर चाकू की तरह लगा। उसने ग्रैंडफेल की तरफ पीछे मुड़कर देखा और डीमन द्वारा बोया गया शक अब उसकी आंखों में साफ दिखने लगा। क्या ये सच है? उस जवान नाइट ने मन ही मन कांपते हुए सोचा। क्या वो कॉवर्ड है? ये सवाल कुछ पल के लिए हवा में दर्द की तरह लटक गया। फिर ग्रैंडफेल ने लंबी, भारी सांस छोड़ी, जैसे उसके आसपास की अज्ञानता खुद लड़ाई से ज्यादा थका देने वाली हो। तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं है, उसने आखिर कहा। उसकी आवाज धीमी और बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर धीरे धीरे, बिना जरासी कंपी के, उसने अपनी ब्लेड उठाई और सीधा अंधेरे के दिल की तरफ तान दी, जैसे वो एक ऐसी रेखा खींच रहा हो जिसे डीमन कभी पार नहीं कर पाएगी। मैं बस उन्हें एक मौका दे रहा हूँ, ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी भारी कि कांपते हुए नाइट्स भी वहीं थम गए। एक मौका, ताकि वे अपनी शर्म को स्टील और खून से धो सकें। ये शब्द किसी भी उपदेश से ज्यादा गहराई तक जा लगे। उसके आसपास खड़े नाइट्स धीरे धीरे तन गए,
क्योंकि अब जाकर उन्हें असली मतलब समझ आया। वह उनके पीछे छिप नहीं रहा था। वह उन्हें आखिरी मौका दे रहा था ताकि वे फिर से सिर उठाकर खड़े हो सकें और जो खो चुके थे उसे वापस पा सकें। यह सुनते ही फ्रेया गुर्राई और उसकी डीमोनिक ऑयरा तूफान की तरह उसके चारों ओर भड़क उठी। उसके दबाव से जमीन तक कांपती हुई महसूस हुई। घमंडी लड़के, उसने थूकते हुए कहा। उसकी आवाज अब गुस्से से मुड़ चुकी थी क्योंकि उसकी खिल्ली भी उसे हिला नहीं पाई थी। बिना एक शब्द और कहे वह झपटी। उसकी हरकत अचानक और जंगली थी, जैसे कोई जानवर सब्र खोकर हमला कर दे। उसी पल ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की पकड़ अपनी तलवार की मूठ पर और कस गई और उसके शरीर की हर रेखा चुपचाप तैयार हो गई। पीछे रहो, उसने कहा, और सिर्फ उस आदेश ने ही पास खड़े नाइट्स को हिचका दिया। फिर ऐसा लगा जैसे हवा खुद चीख उठी हो, क्योंकि फ्रेया की ताकत अपने शिखर पर पहुंच गई। उसकी मना के दबाव से आसपास की जगह तक कांपने लगी। देखो, वह दहाड़ी, मेरी असली महिमा। मेरा असली नाम नेफिट है, उसने गर्व से अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा। मैं एक डीमन गॉड हूँ, और यह सैंक्चुएरी सदियों से मेरी ताकत बढ़ाती आ रही है। उसकी सड़ी हुई घमंड भरी मुस्कान और फैल गई। हार, वह शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं महान बुराई की असली वारिस हूँ, लॉर्ड ऑफ स्लॉथ। उसके हर शब्द से अहंकार टपक रहा था, जैसे सिर्फ बोल देने से ही वह परम सच बन जाएगा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो आगे बढ़ा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई राजा किसी शोर मचाते नकली के पास जाता है। उसमें न कोई जल्दबाजी थी, न कोई दिखता हुआ दबाव, बस वही ठंडी और पक्की शांति जो बाकी सबको उसके सामने छोटा महसूस करा रही थी। उसने रास्ते में पड़ी टूटी फूटी रुकावटों को यूं ही किनारे कर दिया, जैसे वे बस धूल हों। उसकी यह बेपरवाह हुकूमत देखकर फ्रेया पहली बार जम गई। उसके चेहरे का आत्मविश्वास डगमगाया, और असली घबराहट की एक झलक उसके चेहरे पर उभर गई, इससे पहले कि वह उसे छिपा पाती। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने अपनी छाती से धूल झाड़ी और तिरस्कार से एक हल्की सी हंसी छोड़ी। इशारा बहुत छोटा था, लेकिन उसमें उतनी बेइज्जती भरी थी जितनी चेहरे पर सीधा वार करने में भी नहीं होती। इतनी घटिया ताकत के साथ तुम खुद को महान डीमन किंग कहने की हिम्मत करती हो, उसने कहा। उसकी आवाज किसी भी तलवार से ज्यादा तेज थी, हर शब्द काटने वाले ताने से भरा हुआ। गॉडेस के चर्च में छिपा एक किस्मत वाला छोटा मिन्नो जरूरत से ज्यादा अकड़ गया है। यह ताना इतना जोर से लगा कि आसपास के नाइट्स तक सिहर उठे। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो बिना उसे जरा भी रहम की नजर दिए अपनी बातों से वार करता रहा। फ्रेया ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि लग रहा था अभी टूट जाएंगे, और उसके बिगड़े हुए चेहरे पर नसें उभर आईं, क्योंकि गुस्से ने उसकी शक्ल को और डरावना बना दिया था। तू घमंडी मूर्ख, तुझे अपनी औकात तक नहीं पता, वह चीखी। उसकी बची खुची संयम भी वहीं खत्म हो गई। गुस्से में अंधी होकर उसने उसकी तरफ बेकाबू ऊर्जा का एक धमाका छोड़ दिया, जो किसी साफ हमले से ज्यादा गुस्से के दौरे जैसा लग रहा था। एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत, उसने शुरू किया, लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने नाटकीय प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा। वह बिल्कुल नहीं हिला, उसका चेहरा जमी हुई झील की सतह जितना शांत और अडोल था। उसकी वही शांति उसके गुस्से को और भी दयनीय बना रही थी। यह बस एक भद्दी नकल है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुम्हारे जैसे नीचे पनपने वाले जीव के लिए यह काफी से भी ज्यादा है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और उस शांत हरकत से ही ऐसी ठंड निकली कि लगा मानो पास ही कोई अथाह खाई खुल गई हो। एब्सोल्यूट जीरो, उसने स्पेल का नाम लगभग यूं ही बोल दिया, लेकिन जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, उनके आसपास की दुनिया खुद डर से जमती हुई महसूस हुई।
तापमान इतनी तेजी से गिरा कि सांस तक हवा में चुभने लगी। फ्रेया ने गुस्से से फिर कुछ पलटकर कहने की कोशिश की, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, जैसे सिर्फ उसका क्रोध ही आने वाली चीज पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन उसके चेहरे की अकड़ अब रेंगते हुए डर के नीचे टूटने लगी थी। खुद को डीमन गॉड कहने वाली नेफिट वहीं की वहीं जम गई, उसका वजन, उसके हाथ पैर, यहां तक कि उसकी मना भी एक पल में सुन्न हो गई। फिर उसे बहुत देर से समझ आया कि यह स्पेल शुरू से ही एक जाल था। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। यह क्या है? मुझे अभी छोड़ो, बदतमीज कीड़े, वह चीखी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने बस एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें इतनी श्रेष्ठता थी कि वह उसके सामने और छोटी लगने लगी। तुम बस एक मूर्ख डीमन हो जो अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया में फंसा हुआ है। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सबने महसूस कर लिया कि अंत आ चुका है। उसकी तरफ बर्फ से भी ठंडी नजर डालते हुए ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने अपनी मना बाहर की ओर बहने दी। उसकी भींची हुई मुट्ठी से सफेद ठंड के नुकीले भाले बन गए और हर एक घातक सटीकता से चमक रहा था, सब सीधे फ्रेया के दिल की तरफ तने हुए। अपनी औकात सीख, कचरे, यह लाइन खुद जादू से भी ज्यादा जोर से लगी। उसी पल फ्रेया का सारा घमंड गायब हो गया। अब बस नंगा, आदिम डर बचा था। मौत की सच्चाई आखिर उसकी हड्डियों तक उतर गई और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। नामुमकिन, यह नहीं हो सकता, वह चीखी, और उसकी उस चीख की ताकत से पूरा इलाका हिल गया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या सहा है? जैसे ही घबराहट ने उसे पूरी तरह घेर लिया, उसका दिमाग एक अंधेरी याद में लौट गया, एक डीमन की छवि जो आलसी बेपरवाही से पसरा हुआ था। आपने मुझे बुलाया था, मेरे मास्टर, उसने कभी कहा था। लॉर्ड ऑफ स्लॉथ, 7 डेडली सिंस में से एक। तब फ्रेया अभी इतनी भोली थी कि मौके को मेहरबानी समझ बैठी थी। सिर झुकाए और कांपती भक्ति के साथ उसने कहा था, मैं अपनी किस्मत आपको सौंपती हूँ। उस वक्त तक वह सचमुच मानती थी कि उसे किसी महान मकसद के लिए चुना गया है। क्या मैं सच में इतनी बड़ी इज्जत के लायक हूँ? उसने पूछा था। डीमन लॉर्ड ऑफ स्लॉथ ने बस ऊब भरे अंदाज में हवा में अंगूर लहराया। हाँ हाँ, होली वॉर या जो भी है, उसने बुदबुदाया, जैसे बोलना भी उसके लिए बहुत मेहनत का काम हो। उन डीमन हंटर्स से निपटना भी सिरदर्द है, उसने लगभग बिना दिलचस्पी के कहा। जैसा मन करे वैसे संभाल लो। फ्रेया ने गहराई से झुककर कहा, धन्यवाद माय लॉर्ड। लेकिन जब उसने फिर सिर उठाया, उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल चुकी थी, महत्वाकांक्षा से भरी हुई, जिसे उसने नोटिस करना तक जरूरी नहीं समझा। कितना मूर्ख है, फ्रेया ने मन ही मन सोचा था। सिर्फ इसलिए म्यूरियन और उसके सारे बिलीवर्स को छोड़ देना क्योंकि डीमन हंटर्स परेशान करते हैं। उसी वक्त से उसके भीतर तिरस्कार जड़ पकड़ चुका था और वह चुपचाप उसकी कथित वफादारी को जहर की तरह खाता जा रहा था। अंधेरे में छिपकर फ्रेया ने अपनी किस्मत पर खुशियां मनाई और अपनी एक छोटी धोखेबाज साजिश बुननी शुरू कर दी। वह आभारी नहीं थी। उसने उसमें एक मौका देखा था, न उससे ज्यादा न उससे कम।